India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं को वंचित किया जा सकता है, चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग। मतदाता सूची में नाम सुधारने के कदम उठाने की भी मांग। धार्मिक रूपांतरण कानूनों की वैधता की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट 3 न्यायाधीशों की पीठ का करेगा गठन। विभिन्न राज्यों में धार्मिक रूपांतरण कानूनों को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पंजाब मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को भ्रष्टाचार मामले में दी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलटा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पूर्व पंजाब मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी है। मजीठिया पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके लगभग 540 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मजीठिया को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है और उन्होंने 7 महीने से अधिक समय जेल में बिताया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले एनडीपीसी मामले में जमानत दी गई थी, जिसे राज्य द्वारा एनपीएसएलपी को इस अदालत ने 2025 में खारिज कर दिया था। और आगे यह कि याचिकाकर्ता पहले से ही 7 महीने से अधिक समय से जेल में है और पुलिस रिपोर्ट धारा 173(2) के तहत पहले ही दाखिल की जा चुकी है। हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक हैं। मजीठिया ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया था कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ मामला फर्जी है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मजीठिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोप गंभीर है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए मजीठिया को जमानत दे दी है। अब मजीठिया को जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष सख्त शर्तें लगाने के लिए कह सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वंचित किया जा सकता है, जिससे चुनाव की असमानता पैदा होगी। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे मतदाता सूची में नामों को सुधारने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को स्वीकार करें। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में ये भी आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया में कई व्यवहारिक समस्याएं और खामियां हैं, जिससे गरीब और प्रवासी मतदाताओं को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में और असंवैधानिक तरीके से लागू किया है, जो मतदाता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है, जहां वे चुनाव आयोग के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाएंगे। इस बीच उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी मुलाकात की है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है।
यह मामला पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी कंपनी का टर्नओवर पर्यावरण को हुए नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यह फैसला तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पैनेनार नदी के पानी के बंटवारे के विवाद से जुड़े एक मामले में आया है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव पर्यावरण कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर अधिक है तो यह उसके ऑपरेशन के बड़े पैमाने को दर्शाता है। अगर ऐसी कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाती है तो उसका टर्नओवर हुए नुकसान की सीमा से सीधे तौर पर जुड़ा हो सकता है। इसलिए यह कहना गलत है कि नुकसान की गंभीरता के हिसाब से मुआवजे की रकम तय करने में टर्नओवर कभी भी एक महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकता। यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक फैसले के खिलाफ आया है, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स पर उनके अवैध और बिना इजाजत के निर्माण से हुए पर्यावरण नुकसान के लिए भारी जुर्माना लगाया गया था। एनजीटी ने मुआवजा तय करने के लिए डेवलपर के ऑपरेशन के पैमाने को ध्यान में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने जानबूझकर प्रोजेक्ट की लागत को पर्यावरण मुआवजे की मात्रा तय करने के लिए सही पैमाना माना। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी को पर्यावरण मुआवजे के निर्धारण के लिए प्रोजेक्ट टर्नओवर को एक प्रासंगिक पैमाने के रूप में इस्तेमाल करने के अपने कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कंपनियों के लिए इस फैसले का मतलब है कि उन्हें अपने पर्यावरणीय प्रभावों के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। यदि कोई कंपनी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसे अधिक मुआवजा देना पड़ सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पर्यावरण मुआवजा तर्क संगतता, अनुपातिकता और तर्क संगत मूल्यांकन की नींव पर आधारित होना चाहिए। प्रोजेक्ट टर्नओवर या लागत को एक सीधे साधे उपकरण के रूप में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक प्रासंगिक और स्वीकार्य कारक बना रहता है जहां तथ्यात्मक स्थिति इसकी मांग करती है। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों में न्यायालय और एनजीटी जैसे नियामक संस्थानों को अधिक शक्ति दी गई है कि वे पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजा तय कर सकें। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका भविष्य में पर्यावरण संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वह धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने वाले विभिन्न राज्यों के कानूनों की वैधता की जांच करने के लिए एक 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। यह निर्णय नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में धार्मिक रूपांतरण कानूनों को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में कई समान याचिकाएं पहले से ही अदालत में लंबित हैं और इसलिए इसे एक 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी प्राप्त करेगी और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया तैयार है और जल्द ही दाखिल की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने याचिकाकर्ता नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया की ओर से पेश हुई। गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित धार्मिक रूपांतरण कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर
लिया था। 2021 में अदालत ने लमियत उलमा ए हिंद को एक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऐसे कानूनों का उपयोग करके देश भर में बड़ी संख्या में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, जब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाब दाखिल होने की उम्मीद है। इस मामले का निर्णय विभिन्न राज्यों में धार्मिक रूपांतरण कानूनों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पैनेनार नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल के गठन का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर इस ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एनवी अंजनेया की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और ट्रिब्यूनल का गठन करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक सरकार द्वारा नदी के ऊपरी हिस्से में किए गए कार्यों से तमिलनाडु में पानी की कमी हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यह विवाद काफी पुराना है और दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तमिलनाडु ने न्यायालय से ट्रिब्यूनल के गठन की मांग की थी, जबकि केंद्र सरकार ने पहले इस मुद्दे को मंत्री स्तरीय बैठकों के माध्यम से हल करने का सुझाव दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि वह नहीं समझ पा रही है कि क्यों केंद्र सरकार इस मामले में देरी कर रही है। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहता है, ताकि दोनों राज्यों के बीच के विवाद को हल किया जा सके। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा है। इस मामले में भी न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि जल संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति और कोई भी राज्य उन पर विशेष अधिकार नहीं जता सकता है। इस मामले में तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी कृष्णमूर्ति और पी विल्सन ने पैरवी की। न्यायालय ने कहा यह आदेश दोनों राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि इससे दोनों राज्यों के बीच के विवाद को हल करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि स्वीकृत दैनिक परीक्षणों के अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग अनैतिक है और चिकित्सा कदाचार की श्रेणी में आता है। जस्टिस जेएस पार्थिवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस तरह के उपचार को वैज्ञानिक समर्थन और अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी के कारण एक ध्वनि और प्रासंगिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। पीठ ने कहा इसलिए स्वीकृत नैदानिक परीक्षण के बाहर मरीजों में स्टेम सेल के हर उपयोग को अनैतिक माना जाएगा और इसे कदाचार माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेम सेल का उपयोग केवल स्वीकृत और निगरानी वाले दैनिक परीक्षणों में ही किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य विज्ञान को आगे बढ़ाना है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टेम सेल को दवाओं के रूप में वर्गीकृत करना स्वतः ही उनके चिकित्सीय उपयोग को एक नैदानिक सेवा के रूप में अनुमति नहीं देता है। पीठ ने कहा कि मरीजों को उचित देखभाल का मानक प्रदान करने में विफल रहने वाले डॉक्टर चिकित्सा कदाचार के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
नियामक ढांचे की जांच करते हुए पीठ ने नेशनल मेडिकल कमीशन के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड की सिफारिशों और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किए गए नैदानिक परीक्षण दिशा निर्देशों का उल्लेख किया। इन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एएसडी के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी एक ध्वनि और प्रासंगिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, क्योंकि इसके प्रभावकारिता के संबंध में वैज्ञानिक समर्थन और अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है। इस फैसले के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, खासकर उन माता-पिता के लिए जो अपने बच्चों के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर विचार कर रहे हैं। यह निर्णय उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो अनाधिकृत और अप्रमाणित चिकित्सा पद्धतियों से सुरक्षा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी वकील की पेशेवर क्षमता में सलाह देने या सुझाव देने की उपस्थिति आपराधिक धमकी नहीं हो सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला रद्द कर दिया है। इस मामले में एक वकील पर एक यौन अपराध मामले के पीड़ित को धमकी देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पीड़ित के शुरुआती बयान में वकील के खिलाफ कोई धमकी का उल्लेख नहीं था और ये आरोप बाद में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वकील की पेशेवर क्षमता में सलाह देने या सुझाव देने की उपस्थिति अपने आप में धमकी नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक धमकी के लिए डराने का साफ इरादा होना आवश्यक है और मात्र धमकी देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों में कहा कि धमकी देने वाले शब्दों का उपयोग बिना किसी को डराने के इरादे से किया जा सकता है, जो आपराधिक धमकी नहीं होगी। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि वकील के खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे और उन्हें आपराधिक धमकी के अपराध के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वकीलों को अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने में सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। वकीलों को अपने मुवक्किलों को सलाह देने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, बिना किसी अनुचित दबाव या धमकी और डर के। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों और उनकी सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या आईटीएटी में एक पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी की नियुक्ति को 1 दशक से अधिक समय तक अवरुद्ध करने के लिए लगाया गया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज को सदस्य यानी लेखाकार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त करने के लिए उनकी चयन समिति की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने जानबूझकर उनकी नियुक्ति में देरी की और बाधाएं उत्पन्न की। कोर्ट ने कहा कि चयन समिति के निर्णय में एक अधिकारी की उपस्थिति के कारण खामी आई, जिसने पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का सामना किया था। कोर्ट ने कहा कि यह एक लक्षित विभागीय प्रतिशोध का मामला है, जिसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की गई है। कैप्टन बजाज एक पूर्व सेना अधिकारी हैं, जिन्हें सक्रिय संचालन के दौरान विकलांगता प्राप्त हुई थी और बाद में उन्हें भारतीय राजस्व सेवा में शामिल किया गया था। उन्हें 2014 में एक शीर्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा सदस्य आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति में देरी की और विभिन्न बहाने बनाए, जिनमें खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट और एक वैवाहिक विवाद शामिल था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की लक्षित विभागीय प्रतिशोध का एक उदाहरण है, जिसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की गई है। कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर अन्याय है और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कैप्टन बजाज की नियुक्ति के लिए एक नई चयन समिति का गठन करें, जिसमें विवादित अधिकारी को बाहर रखा जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दी गई जमानत को रद्द किया जा सकता है अगर उसके माता पिता का आपराधिक रिकॉर्ड हो और उसकी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी न हो।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने यह टिप्पणी करते हुए नाबालिग आरोपी हरजिंदर सिंह उर्फ गुल्लू की जमानत रद्द कर दी और मामले को नए सिरे से विचार के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को वापस भेज दिया। नाबालिग आरोपी पर देवेंद्र सिंह गुग्गू की हत्या का आरोप है। नाबालिग के पिता एक आदतन अपराधी हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि उसकी मां और भाई भी आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और फरार हैं। हाईकोर्ट ने पाया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग के परिवार के आपराधिक बैकग्राउंड पर विचार करने में विफल रहा और नाबालिग की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी की कमी को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बाद नाबालिग फरार हो गया और 3 और आपराधिक मामले में शामिल हो गया, जिससे धारा 12 के तहत आकांक्षाएं हकीकत बन गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वादियों द्वारा विपक्षी वकीलों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का एक खतरनाक रुझान है, जिसका उद्देश्य उन्हें मामले में पेश होने से रोकना है। न्यायमूर्ति एम नागर प्रसन्ना ने कहा कि अदालत ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां वादियों ने विपक्षी वकीलों के खिलाफ असंभव आरोप लगाए हैं और अगर इस तरह की प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाती है तो उसका कानूनी पेशे पर शीतलन प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि वकीलों के खिलाफ अपराध दर्ज करने से पहले पुलिस को आरोपों की प्रकृति के संबंध में एक परिधीय जांच करनी चाहिए, क्योंकि शिकायतकर्ता विपरीत पक्ष के वकील के साथ इसको निपटाने के लिए ऐसे आरोप लगा सकते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी एक वकील यास्मीन सलेहा को राहत देते हुए की, जिन्हें एक व्यक्ति ने अपने खिलाफ एक विभाजन मामले और वैवाहिक मामले में अपनी पत्नी का प्रतिनिधित्व करने के कारण फंसाया था। अदालत ने कहा कि वकील को काल्पनिक आरोपों के आधार पर फंसाया गया है और वकील के खिलाफ कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वह आरोपी का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो हर वकील जो आरोपी का प्रतिनिधित्व करता है उसे अपराध के लिए जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.